अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर बाज़ाब्ता फतह का ऐलान कर दिया। दोहा में अफगान तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस ने तफसीलात भी जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक तालिबान मुजाहिदीन ने बड़ी तादाद में मुतअद्दिद इज़ला, रीजन, चेक पोस्ट और अहम मराकज़ दुश्मन से कब्जे में ले लिए हैं। ये फतह मुजाहिदीन और अफगानों की फतह से है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब माहिर अफगान उमूर और ताहिर खान साहब आप भी माहिर अफगान उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मतीन साहब की जानिब जाते हैं। मतीन साहब, इस खबर से मुतालिक मजीद के अपडेट सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस ने अभी कुछ देर पहले एक बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान का बाकायदा कब्जा हो चुका है। उन्होंने लफ्ज़ फतह का इस्तेमाल किया कि बाकायदा तौर पर ये इलाके फतह कर लिए गए हैं। स्टेटमेंट में तालिबान मुजाहिदीन बड़ी तादाद में मुतअद्दिद अज़ला, रीजन, चेक पोस्टें और अहम मराकज़ को दुश्मन से कब्जे में ले लिया। एलामिया के मुताबिक ये फतह मुजाहिद अफगान कौम और अफगानों की है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना फ्यूचर का पॉलिटिकल रोड मैप और सिक्योरिटी का रोड मैप भी जारी किया और बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान किया कि किसी के साथ कोई इंतजामी और इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस में जो जवान हैं उनसे इस बयान में कहा गया कि वो पूरी तौर पर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में शामिल हो जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि तमाम अजला में स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी अमारात, कारोबार और जो सरकारी अमारात और सरकारी हुकाम है, जहाँ जहाँ तालिबान ने फतह किया उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो ये एक ऐलान एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब अफगानिस्तान के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव और हाई पीस काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अहम दौरे पर वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं। जी ठीक है मतीन हैदर, आपने हमें अपडेट किया, तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने हमें भी ज्वाइन किया है, माहिर उमूर अफगानिस्तान हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी फतह है ये तालिबान की, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान में अमन होगा या अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अपना फैसला बदल देंगे? देखिए, अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और पेंटागन ने भी कहा है कि वो हालात को देख रहे हैं और ये मुमकिन है कि अमेरिका मजीद अपनी फौज को जो उसका इनखला है उसको ज़रा आहिस्ता कर दे, यानी जल्दबाजी न करे। इनखला तो वो कह रहे हैं कि होगा, तो पहले फैसला हुआ है, लेकिन जो अभी पहले कहा जा रहा था कि शायद जुलाई में वो सब निकल जाएंगे, मेरे ख्याल में अभी ऐसा नहीं होगा। और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका का जो एक इरादा है कि वो बमबारी करे, एयर स्ट्राइक करें, ड्रोन इस्तेमाल करे, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में वो अभी गौर कर रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत तब्दील हो गए हैं और अफगान हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। तो अमेरिका चाहेगा कि अफगान हुकूमत गिर न जाए, उसको संभाले, लेकिन वो सिर्फ एयर स्ट्राइक से नहीं होगा, बमबारी से नहीं होगा। फिर क्या वो अपनी फौज रखेंगे मजीद या और फौज भेजेंगे? तो मेरे ख्याल में वो भी मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उसने निकलना है, अपना नुकसान कम करना है, लेकिन अब शायद ये अमन मुज़ाकरात जो हो रहे थे दोहा में, जिसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, उसके ऊपर बाइडेन की और अशरफ गनी की जब मुलाकात होगी अब्दुल्ला की, उस पर गौर किया जाएगा कि क्या रियायतें दे सकते हैं तालिबान को, क्या उनके मुतालबात मान सकते हैं ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, तालिबान ने तो वाशुगाफ अल्फाज में फतह का ऐलान किया है, आप अब क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मगरबी सरहदें अब महफूज हो जाएंगी? देखिए, पहले भी तालिबान हुकूमत में रहे, तकरीबन 6 साल उनकी हुकूमत थी। तालिबान ने तो अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक अमन कायम कर दिया था और तकरीबन 90% जो रकबा था वो उनके कब्जे में था, लेकिन वो जंग फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी। जो उनके मुखालिफिन थे शुमाली जिहाद, तो वो उनसे जंग कर रहे थे, तो मुकम्मल कब्जा तो नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ जहाँ तालिबान का कंट्रोल था वहाँ पे अमन कायम हो गया था। उन्होंने मंशियात को ख़त्म कर दिया था, अफीम की काश मुकम्मल तौर पर उनके इलाकों में ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान के का जो था बॉर्डर, तो वो भी काफ़ी हद तक महफूज था।
لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہمارے تعلقات مثالی تھے. اس وقت بھی پاکستان اور طالبان کے درمیان کچھ اختلافات تھے. پاکستان نے طالبان سے کہا کہ اسامہ بن لادن کا مسئلہ حل کریں. پاکستان نے طالبان سے کہا کہ بامیان کے بدھا جو ہیں ان کو تباہ نہ کریں, سارے بدھسٹ جو ہیں دنیا بھر میں وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. طالبان نے یہ بات نہیں مانی تھی. پاکستان نے کہا کہ کچھ پاکستانی ملیٹنٹس ریاض بصرہ وغیرہ وہ ان کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں, ان کو نکالیں, پاکستان کے حوالے کریں. وہ بھی نہیں مانا. پاکستان نے کہا کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اس میں ایک نیگیٹو لسٹ بنائیں اور جو چیزیں پاکستان واپس مغل ہوتی ہیں ان کو آپ ٹرانزٹ ٹریڈ سے نکال دیں. وہ بھی نہیں مانے. ایسا نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ نسبتاً جو پچھلے حکمران تھے یا جو ابھی حکمران ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان اور طالبان کے تعلقات کافی اچھے تھے. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, جیسا کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے دباؤ کا اظہار کیا جائے گا, اور ایسی صورتحال میں طالبان کا کردار کیسا ہوگا پاکستان سے متعلق؟ طالبان کا موقف تو بڑا واضح ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اڈے دے گا ہمارے ہمسائے میں اور افغانستان کے اوپر حملے ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. پرائیویٹلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں سے ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے, خود کریں گے یا کسی کے ذریعے کروائیں گے, یہ اور بات ہے. تو میرے خیال میں وہ تو پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اڈے نہیں دیں گے اور طالبان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ظاہر ہے وہ ناراض ہوگا. امریکہ تو دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے ہمیں اڈے چاہیے افغانستان میں اگر کوئی وہاں سے خطرہ پیدا ہوا تو ان کا یہ موقف ہے. لیکن یہ ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ پاکستان کو بھی ہے اور افغانستان کے اندر تو وہ لوگ موجود بھی ہیں. تو اگر طالبان کا مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے یا کافی حد تک تو پھر وہ خطرہ بھی میرے خیال میں کم ہو جائے گا. اور داعش اور یہ جو باقی تنظیمیں ہیں تو وہ ان کو قابو کرنا میرے خیال مکمل طور پر تو ممکن نہیں ہوگا, لیکن کافی حد تک ان کو قابو کر لیں گے. طالبان داعش کے خلاف تو ابھی بھی جنگ کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. القاعدہ کے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں, 100-200 کے قریب ہیں, تو وہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستانی طالبان, پاکستانی بلوچ علیحدگی پسند جن کو افغانستان میں پناہ ملی ہے, یہ تقریباً میرے خیال میں 8-10 ہزار لوگ ہیں. تو ان کے لیے کوئی حل نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کے لیے خطرہ ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی ماہر افغان امور ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر, آپ دونوں کے وقت کا بے حد شکریہ. وزیراعظم عمران خان آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پہنچے, جہاں وزیراعظم کی زیر صدارت آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان سمیت وفاقی وزراء شریک ہوئے. ذرائع کے مطابق اہم اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی شریک ہوئے. اجلاس میں اندرونی بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت افغان امن عمل پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف آئی ایس آئی کی پیشہ ورانہ خدمات کو خوب سراہا. وزارت خزانہ ایف اے ٹی ایف سے متعلق خبروں پر وضاحت جاری کر دی. وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے فرانس پاکستان کا متحرک شراکت دار ہے. فرانس نے ایکشن پلان کے اطلاق کے لیے پاکستان کو رہنمائی, تکنیکی تعاون بھی فراہم کیا. پاکستان نے فیٹف کا ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اعلیٰ سطح کی یقین دہانی بھی کرائی. پاکستان نے گزشتہ 2 سالوں میں ایکشن پلان پر مؤثر اور تیز تر عمل درآمد بھی کیا ہے. پاکستان کی کارکردگی کو بین الاقوامی برادری نے بھی سراہا ہے. میڈیا فیٹف سے متعلق قیاس آرائیوں اور نامکمل خبروں سے اجتناب برتے. اب آپ کو خبر دیں گے لاہور سے, جس کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے. جاں بحق ہونے والوں میں 6 سالہ بچہ بھی شامل ہے, جبکہ 24 زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. بم دھماکے کی ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی. دھماکہ خیز مواد کار میں نصب بھی تھا اور دھماکے کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے بھی کیا گیا ہے. دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. بم دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی.
सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना सलाहियत के बाइस मुल्क में तवील अरसे तक कायम रहने वाला अमन मुल्क दुश्मन अनासिर को नागवार गुजरा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में दहशत गर्दों ने बुजदिलाना वार कर दिया। धमाके में 6 साला मासूम बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी हो गए। जिना अस्पताल लाहौर में धमाके के 24 जख्मी जेरे इलाज हैं। जख्मियों में शामिल हामला खातून और बच्ची को तशवीशनाक हालत के बाइस वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। धमाके से कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के नतीजे में करीब खड़ी मोटरसाइकिलें, कार और ऑटो रिक्शा भी तबाह हो गया। दूसरी जानिब इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था और धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी है। लाहौर धमाके में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 16 जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से वकार शौकत। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खौफनाक धमाका, हर तरफ तबाही के मनाजिर। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। धमाके के नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 5 से ज्यादा मामूली जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सूबाई वजीर सियाह डॉक्टर यास्मीन राशिद, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और IG पंजाब ने जिनाह अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। सूबाई वजीर सेहत और MS जिनाह अस्पताल ने बताया कि जख्मियों को हर मुमकिन इलाज किया जा रहा है। 16 मरीज शिफ्ट हुए हैं, जिनमें से 2 एक्सपायर हो गए हैं और 6 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जा रही है। एट द मोमेंट ये सारी क्या सराइयाँ चल रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ है, सारी की सारी डिटेल्स मीडिया से शेयर कीजिएगा। जिनाह अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों के लवाहिकीन अपने प्यारों की सेहत के बारे परेशान नजर है। गुलाम उस्मा है, अब्दुल खालिक फौज है, अब्दुल मालिक, अब्दुल आकिल बेटा अब्दुल खालिक, मेरा भाई अब्दुल खालिक। लाहौर के जिनाह अस्पताल में 15 से ज्यादा जख्मियों को लाया गया, जिनमें से 7 को तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। जौहर टाउन लाहौर धमाके में रिक्शा ड्राइवर और उसके कमसिन बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जिना अस्पताल में 24 जख्मियों को लाया गया। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। धमाका 11:08 पर हुआ। मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे वकार शौकत। वकार, अपडेट कीजिएगा, अभी की क्या सूरत हाल है? देखें जी, अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर के इलाका जौहर टाउन E ब्लॉक में पेश आया। ये वाक़या तकरीबन जो है वो 11:08 के करीब पेश आया। इस वाक़या के बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी पहुंची। हादसे में जो है वो 3 अफराद जान की बाजी भी हारे। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी ने तमाम तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। IG पंजाब की जानिब से भी बयान दिया गया कि पहले से ही जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट से, लेकिन उसके बाद बावजूद भी पुलिस ने अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते हुए इस जो है दहशत गर्दी को किसी हद तक जो है वो नाकाम बनाया। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, IG पंजाब की हदायत पर जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जियो फेंसिंग के अमल में ये बताया गया है कि यहाँ पर मौजूद तमाम मोबाइल नंबर्स को ट्रेस किया जाएगा, कौन किस वक्त जो है वो यहाँ पर फ़ोन पे किससे राब्ते में था। इसके साथ जो है वो मुतलका इलाके में जितने भी लोग किराएदार हैं या नामालूम हैं, उनको जो है वो सर्च ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो हिरासत में लिया जाएगा, पूछगिछ की जाएगी। और CCTV फुटेज भी जो है मुबैना तौर पर सामने आई है, जिसमें एक मुबैना गाड़ी एक घर के बाहर मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि उसमें जो है वो धमाका खेज मवाद था। IG पंजाब और की को जो है वो यहाँ पर मौजूद तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि गैर मुल्की मवाद जो है वो इस जो है धमाके में इस्तेमाल किया गया है। जबकि अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो फेंसिंग का अमल भी जारी है, तहकीकात का भी अमल भी जारी है और जो मरीज़ ज़ेर इलाज हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। जो लोग इस वाक़या में जो है वो जाँ बहक हुए, अमल जारी है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वकार शौकत लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर
धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की एक और फुटेज मंजर आम पर आ गई। काले रंग की गाड़ी को करोला गली के कॉर्नर पर खड़ी होती है और फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि गाड़ी से नीली शलवार कमीज में मलबूस शख्स उतरता है और फिर वापस बैठता है और फिर दोबारा उतर जाता है। गाड़ी धमाके से आधा घंटा कबल खड़ी की गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्की का दौरा किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ और बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि तुर्की खित्ते का अहम मुस्लिम रुकन मुल्क है। पाक तुर्क ताउन के खित्ते में पुरअमन मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तुर्क अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अफगान मफाहमती अमल से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। तुर्क वजारत दिफा पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन ने पार्टी छोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़राए का कहना है कि वो बजट इजलास में आज अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बजट 2021-22 में वजारत का अहम मनसूबा और इस्लाहात की तजवीज़ मुस्तरद करने पर वो अपने इत्तेहादियों से सख्त नाला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिन ने पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली है। ज़राए का ये कहना है कि यार मोहम्मद रिन बजट इजलास में आज अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने महंगाई को अपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अवाम कहते हैं कि इलाके से मुंतखब वज़ीर ने इस तरह उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। देखते हैं इसी बारे में मोहम्मद असद की रिपोर्ट। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने केपी के अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। असेंबली के फ्लोर पर कहा कि आज केपी में कोई मकान कच्चा दिखा दें। इस पर कच्चे मकानों और गुर्बत के मारे नौशहरा के अवाम सीखपा हैं। परवेज खटक ने जो अल्फाज कहे हैं वो तो बिल्कुल डायरेक्ट बराह रास्त गरीब आम के साथ एक मजाक है, क्योंकि ये गुर्बतों और जो बेरोज़गारी और जो महंगाई बदतरीन ये सब दुनिया को मालूम है। हर एक बंदा इसके बारे में अच्छी तरह जानता है। झूठ बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं सारे सुबह जो देखो सारे मजदूर बैठे जैसे बी के लिए बैठे हुआ। क्यों गुर्बत ख़त्म हुई? क्यों फिर बैठे हुआ? जो गुर्बत ख़त्म हो गई तो फिर क्यों बैठे हुआ? परवेज खटक ने तो वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठकर बयान दिया ना, उसको क्या पता वो कभी 10 साल हुकूमत हो रही है इनकी, ख़त्म हो रही है यहाँ पर, कभी अपने हल्के में आया है, इन्होंने अपने हल्के का दौरा किया है, उसको क्या पता गुर्बत क्या होती है। ऐसे गैर संजीदा बयान पर ऐवान में कहकहे लग गए। परवेज खटक कहते हैं वज़ीर आज़म के दुरुस्त फैसलों से मईशत को नुकसान नहीं पहुँचा, मगर लॉकडाउन के बाइस रोजगार तबाह होने वाले अवाम ऐसे बयानात पर अकबगूला हैं। इस्लामाबाद में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। आटे की कीमतों में 5 रुपए फी किलो तक इजाफे का इम्कान है। शहरी इस फैसले से किस हद तक मुतासिर हुए हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ बिस्मा रफीक से। बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया गया है, इसी हवाले से अगर हम गरीब लोगों की बात करें तो गरीब लोग जो है सुबह सवेरे अपने कारोबार पर जाते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। इसी हवाले से बात करें तो सप्लाई के बाद जो है वो आटा लोगों को बआसानी दस्तयाब नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ आटे में मजीद 5 रुपये तक इजाफे का भी इम्कान है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। गरीब आवाम पहले से इतनी पिसी हुई है, आटे की जो थैली थी वो 200 रुपये से बढ़ते बढ़ते आज थैली जो है 20 किलो की तकरीबन 1200 की है। और स्टोर के ऊपर अगर आप आटा लेने जाओ सस्ता तो हुकूमत दे रही है, वहाँ पे आटा मिलता ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम का ख़ास ख्याल रखे। जिन लोगों ने, हम लोगों ने खुद वोट दिया इस हुकूमत को, लेकिन हमारे लिए इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जी आपने सुना, अवाम जो है इस हवाले से काफ़ी शदीद परेशान दिखाई दे रही है। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गरीब अवाम जो है वो सुबह सवेरे सिर्फ रोटी कमाने के लिए ही घरों से बाहर इस गर्मी की शिदत में जो है वो बाहर निकलती है और रोटी कमाती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और अवाम को जो है वो रिलीफ मुहैया करे। जी लाहौर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कल से पाकिस्तान भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। इसकी क्या वजूहात हैं, तफसील जानते हैं। लाहौर चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के साथ हमारे नुमाइंदे मियां शुएब अहमद मौजूद हैं। मियां शुएब, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इनका मजीद?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में एक बार फिर जो आटा बहरान है वो सर उठाने को तैयार है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानब से जो मिलें हैं वो बंद करने का इंदिया दे दिया गया। कल से तमाम पाकिस्तान में जो आटे की मिल्स हैं वो बंद रहेंगी। इस हवाले से क्या वजूहत हैं इसकी हमारे साथ पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन आसम रजा वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। GST की वजह से जो आटे की कीमतों में इजाफा है 17% में, वो अराउंड 55 रुपये बनता है। तो ऑल टुगेदर अगर इसको देखें तो ये 80 से 90 रुपए की इजाफा था। हमारे पास तो टोटल 20 किलो की ग्राइंडिंग पे 100 रुपया, जिसमें हमने बिजली का बिल देना है, ट्रांसपोर्टेशन है, थैला लगाना है, लेबर देनी है, बाकी सारे मामलात करने हैं। तो इतना बड़ा बोझ तो फ्लोर मिल इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली ये आवाम पे आगे पास होना है। अगर इन 2 दिनों के बाद अंदर जब बजट पास हो रहा है ये क्लियर ना हुआ तो 30 तारीख से ऑनवर्ड्स फिर एक मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल एसोसिएशन का यही मौक़िफ़ है कि जो हमारे ऊपर बजट में 4% पिछले साल की निस्बत जो टैक्स ज़्यादा लगाया गया है, जिसकी वजह से जो लागत है वो हमें ज़्यादा पड़ी। इस वजह से हम कम जो दाम में वो आटा फ़रोख्त नहीं कर सकते। इसी वजह से हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। जी, पेशावर के आटा डीलर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में बहरान के खदशात को रद्द कर दिया है। कहते हैं सूबे में आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का ज़ख़ीरा जो है वो वफ़र मकदार में मौजूद है। मैं इस वक्त आटा मार्केट में आटा डीलर के पास मौजूद हूँ, उनसे इस हवाले से बात करते। जी बताइए कि आटा का बहरान है कि नहीं है और इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है कि नहीं है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। आटा हमारे KPK में वफ़र मकदार में है और पंजाब से वफ़र मकदार में आ रहा है। और आटे की कीमतें अगर बहसीत मजमूई देखें तो कम हुई हैं, क्योंकि आज से 2 माह पहले आटे की कीमत 1250 रुपये थी, अब ये कम होकर 1100 रुपये तक आ गई है जी। और इस वक्त हमारी मार्केट में ओपन रेट 1100 रुपये में बिक रहा है। स्पेशल पंजाब वाला आटा वो बिक रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आटा डीलरों का यही कहना है कि पेशावर में जो आटा है वो वाफर मकदार में मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ इनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इनकी कीमतों में कमी आई है। 2 माह पहले जो 20 किलो का आटा था वो 1200 रुपये में बिक रहा था, लेकिन अब जो है वो उनकी कीमत 1100 रुपये हो गई है। जी, तो सदर्न गैस कंपनी ने कराची के सनती इलाकों की गैस बंदिश की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि गैस फील्ड की सालाना मरम्मत की जा रही है, जिसके बायस 200 MMC FD शॉर्टफॉल का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए नॉन एक्सपोर्ट कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बंद की गई है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के सनती इलाकों को गैस की फराहमी बंद किए जाने का मामला। सोई सदर्न गैस कंपनी ने गैस बंदिश की तरदीद कर दी। SSGC के मुताबिक कुन्नर पुसाकी फील्ड जून के आखिर तक सालाना मरम्मत पे है, जिसकी वजह से 170 MMC FD गैस की किल्लत का सामना है। इस वक्त मजमूई तौर पर गैस की तलब 1260 और रसद 1060 MMC FD गैस है, जबकि किल्लत के दौरान मुकामी और कमर्शियल सार्फिन को गैस की फराहमी अवलीन तरजीह है। गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए CNG स्टेशंस को मंगल की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी बंद की गई है। जनरल इंडस्ट्रीज कैप्टिव पावर को गैस की फराहमी 50% तक कम और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज कैप्टिव पावर की गैस लोड मैनेजमेंट के तहत बंद की गई है। गैस की कमी के बावजूद सिर्फ मफाद आमा में के इलेक्ट्रिक को भी 150 MMC FD गैस दी जा रही है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदू खानदान के 11 अफराद के कत्ल पर मोदी सरकार की रिवायती हठधर्मी अब भी बरकरार है। मकतूलैन के लवाहिकीन एक बार फिर इंडियन हाई कमीशन के सामने एहतजाज पर मजबूर हो गए। इंडियन हाई कमीशन के बाहर भारत में पुरअसरार हालत में हलाक होने वाले 11 हिंदुओं के लवाहिकीन और हिंदू बरादरी ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि 1 साल गुजर गया मगर मोदी सरकार कातिलों को पकड़ने में संजीदगी नहीं दिखा रही। हमारे पाकिस्तानी 11 जो बहन भाइयों का बेदर्दी से कत्ल किया गया है, हमें उनका हिसाब चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक अफराद ने आलमी इदारों से मोदी सरकार की हठधर्मी का नोटिस और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपने किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। मैं इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी तंजीमों से अक़वाम मुत्तहिदा के
सेक्रेटरी जनरल से इंसानियत के नाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की लाशें तक इन्होंने वापस इंडिया हुकूमत ने वापस नहीं की। भारत में कत्ल किए गए हिंदू बरादरी के लवाहिकीन 1 साल गुजर जाने के बावजूद अब भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मून आकिब के साथ सालेह अब्बासी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। फयूम स्टेडियम पेशावर में 3 रोज़ा जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हो गया, जिसकी तफसील बताएंगे नवाब शेर अपनी रिपोर्ट में। कमर ज़मान स्क्वाश कम्प्लेक्स में जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने 2 साल बाद इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि तकरीबन 2 साल बाद हमने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को और अपने ग्राउंड्स को दोबारा जो है तो आबाद किया है। हमें आबाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। इवेंट में 197 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 32 खवातीन भी शामिल है। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करके जीतने के अज़म का इजहार किया और मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अज़म का अदा किया। टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत किए और जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है और बस देखेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ इस 20 साल से हमारा जो टूर्नामेंट अभी हो रहा है, इसमें जो है ना अंडर 19, 17 और अंडर 13 का प्लेयर जो है ना शामिल है और इंशाल्लाह हम मुल्क और कौम का नाम इंशाल्लाह रोशन करें। चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें नए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत के इजहार का मौका मिलेगा। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।